हेलो नमस्कार। सत श्री अकाल आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, और हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो बेसिकली आपके ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 10th के, वी हैव discussed that what is manufacturing industries and why manufacturing industries are considered as the backbone of a country. Okay, we have also discussed that manufacturing industries and agriculture are not exclusive, they goes hand in hand. All right. But in today's lecture, we will going to discuss about that if we want to establish, set up, plant any manufacturing industries, what are the various factors that are responsible for the setup of any manufacturing industries. Okay. Along with that, we will also discuss that the classification of manufacturing industries. Okay, like जब आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखा देता हूँ. दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ पेपर स्टिक, ओके, दिस इज़ पेन, दिस इज़ टेप, दिस इज़ गारमेंट, ओके, फूड प्रोडक्ट. जब इतने सारे सामान आप खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ, क्रीम, पाउडर, तेल, घड़ियाँ, खाने पीने का सामान, कपड़ा, घर बनाने में जो सामान यूज़ होता है, जब आप इनको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पंखा, फ़ैन, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बन के एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट आती हैं. तो क्यों सारे सामान अलग अलग होते हैं? क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या स्टेटस है, और उस स्टेटस के साथ साथ क्या कंट्रीब्यूशन है फॉरेन एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट में, साथ ही साथ दुनिया में, भारत में उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या स्टेटस है, क्या रैंक है, क्या वो सेल्फ रिलायंट हैं या हमें दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है. जैसे कि हमें मालूम है कि ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को हम परचेज करते हैं बाहर से, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डीपली हम पढ़ेंगे. वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि whenever we have started manufacturing industries, we have, you know what, we have discussed that manufacturing industries is nothing but production of good, industries हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी वेयर रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड इनटू एंड फिनिश्ड इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट. ओके, सिंपल सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं कि जब हम किसी भी गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन करते हैं और रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत फिनिश्ड प्रोडक्ट में जब हम तब्दील कर देते हैं तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है किसी भी कंट्री की बैकबोन है. बैकबोन जानते हैं क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी. अगर आदमी की रीढ़ की हड्डी चली जाए ना तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा. फिर वही स्टीफन हॉकिंग वाले हालात होंगे. लेकिन स्टीफन हॉकिंग जैसे महान बनना भी तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा आपको.
तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बैकबोन कैसे है भाई? बैकबोन किसी भी कंट्री की कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्री कंडीशन है कि जब भी ये आएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहीं पे स्टैब्लिश्ड होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ये ख़त्म करेगी, इरेडिकेट करेगी। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही साथ पॉवर्टी, दो चीज़ों को ये एलिमिनेट करेगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप ये इस्टेब्लिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी गायब हो जाती है। दूसरा ये है कि इंडस्ट्रीज ऑलवेज एडवांस एग्रीकल्चर को हमेशा ये एडवांस कर देती है। ओके, एडवांस एग्रीकल्चर, ठीक है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं लार्ज लेवल पे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, और उस एक्सपोर्ट के में जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी देखने को मिलता है। ध्यान में ये रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही हम ये तय करते हैं, मेज़र करते हैं कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड है। ओके, दूसरी बात ये रही कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ क्यों रहते हैं? दोनों इसलिए रहते हैं क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूंगा तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, जिसे आप रॉ प्रोडक्ट कहते हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल, दे विल गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर। और एग्रीकल्चर को अगर हम एडवांस करेंगे तो ये बताइए, जैसे कि समर्सिबल पंप होता है, फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड होता है, पीवीसी होता है, वाटर पाइप होता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का श्रेय किसको जाता है? इंडस्ट्रीज को जाता है। तो ये कह सकते हैं क्या कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों क्या है? इंक्लूसिव है। और आप ये कह सकते हैं कि बोथ गोज हैंड इन हैंड, साथ ही चलते हैं, है ना। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो डील करता है आपका किसके साथ? सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको डील करता है किसके साथ? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ, प्रोडक्शन के साथ। तो जिसमें प्रोसेस और प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ओके, नाउ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो अगर किसी भी जगह पर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे हम कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, कहीं पे कोई प्लांट हम लगाना चाहते हैं, कहीं पे हम कोई भी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उन चीज़ों को लेकर के? तो ये आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, है ना। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के स्टैब्लिशमेंट के लिए? फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द establishment of manufacturing industries, establishment of manufacturing industries। ओके, अच्छा, ये आप है ना, तो अभी अगर आपको ये सब ध्यान होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को या फैक्ट्री को इस्टेब्लिश होना है तो ये बताइए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो वहाँ आराम से आपको मिल जाए, और यूँ कहें कि चीपर कॉस्ट में मिल जाए, कम से कम कीमत में अगर मिल जाए, बल्क में मिल जाए, तो वहीं पर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊं, जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना साहब, तो आप देखेंगे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो बेल्ट है ना, डेक्कन प्लेट का बेल्ट, इसमें आप देखेंगे कि जनरली इंडस्ट्रीज वहीं पे इस्टेब्लिश है जहाँ पे रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी। जमशेदपुर आपने नाम सुना होगा, भिलाई आपने नाम सुना होगा। यहाँ इसलिए है स्टील, ये सीमेंट प्लांट इसलिए हैं, भिलाई स्टील प्लांट इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल से अवेलेबल है चीपर कॉस्ट में। दूसरा, सेकंड, मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की।
अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये बहुत भारी वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा तो सबसे पहले इसमें लैंड आ जाएगी, तो प्रॉपर लैंड होनी चाहिए आपके पास। दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब रोड की मैं बात करूँ तो फिर सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट की बात कर दूँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। रेलवे नेटवर्क भी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, लैंड हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम के साथ साथ मार्केट भी हो। मतलब अगर आसपास मार्केट हो तो बेहतर रहेगा ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, और चीज़ों को परचेज बाय सेल और करने के लिए वो भी सारी चीज़ें रहेंगी। तीसरा, लेबर मिलने चाहिए आपको। अच्छा, लेबर मस्ट बी अवेलेबल इन, यू कैन से, इन अ वेरी चीप कॉस्ट। चीप लेबर मिलते हैं, चीप वो वाला वर्ड इंग्लिश वाला वो चीप नहीं है, चीप यहाँ मतलब सस्ते, बहुत कम काम पे। आप जानते हैं कि वैसे मैं ऑफेंडिव नहीं हूँ, लेकिन मैं आप कुछ लोगों को ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग जब काम करते हैं जहाँ पे पॉवर्टी सेक्टर्स की मैं बात करूँ, स्पेशली जिनमें से बिहार, उड़ीसा आ जाता है और वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश भी आता है, तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कोई भी, अगर कोई भी लेबर है जो काम करना चाहता है पर डे 500 की बेसिस पे, तो कभी कभी 300 बेसिस पे भी रेडी हो जाने हैं, तो चीप लेबर मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस्टेब्लिश करने का। फोर्थ, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, लैंड, एंड साथ साथ बिजली। बिजली मतलब पावर। पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑल राइट। अलॉन्ग विद दैट, ट्रांसपोर्ट की बात कर लिया, रोड की बात कर लिया, लैंड की बात कर लिया, चीपर मटेरियल, एंड यू नो व्हाट, कैपिटल। कैपिटल तो होना ही चाहिए, पूंजी है तभी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। तो कैपिटल इज द मैंडेटरी रीजन। लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो लैंड, रोड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ रीजन, ऑल राइट, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, रॉ मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, रोड हो, लैंड हो, मार्केट हो, पावर हो, है ना, फाइनेंशियल थोड़ा वो बैंक भी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बेहतर फैसिलिटीज़ हो, है ना, कैपिटल हो, लेबर हो, ओके, एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट अलॉन्ग विथ प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। दूसरा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन मतलब बहुत सारी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जिनका अपना क्लासिफिकेशन है, ओके। सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन में मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, द फर्स्ट थिंग इज दैट on the basis of raw material, on the basis of raw material के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड। अब थोड़ा सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करूँ ना, तो इसका मतलब ये है ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कॉटन हो गया, जूट हो गया साहब, शुगर हो गया साहब, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा अगर मैं बात करूं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि रॉ मटेरियल हम मिनरल्स भी प्राप्त करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में प्राइमरली आपका आ जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल की बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करेंगे, तो पहला हो जाएगा एग्रो बेस्ड, जो जिसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलते हैं, और दूसरा मिनरल बेस्ड जिसमें रॉ मटेरियल आपके मिनरल्स होते हैं रॉ मटेरियल, ओके। दूसरा मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पूंजी का आप निवेश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आपके दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। जैसे एक हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आप करते हैं अप टू 1 CR। अप टू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैसे ये जनरली ये वोलेटाइल भी है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अभी ये रखा गया है कि जिस इंडस्ट्रीज में आपने 1 CR इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगी, और अगर 1 CR से 1 करोड़ से ज़्यादा आपने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएगी। ठीक है, मोर देन 1 CR। ओके ओके। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड वेयर we get raw material from agriculture sector, and the second one is that mineral based where we get raw material from the minerals, okay, from the minings, all right. And the second one is that on the basis of capital investment we have classified the mineral manufacturing industry is classified into 2 parts on the basis of capital investment. If we invest up to 1 CR, that industry is known as small scale, and if we invest more than 1 CR, that industry is known as large scale industries. Okay. Third classification is nothing but on the basis of key role. आप ये थोड़ा सा समझिएगा। की रोल मतलब मेन रोल भी आप समझ सकते हैं। की रोल मतलब मेन रोल भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा, इसको थोड़ा सा सुनिएगा। जब मैं की रोल की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेन की इंडस्ट्रीज़। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। उसमें की इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज विच एक्ट एज अ पिलर फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। कुछ भी करेंगे आप ना, ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज आप स्टैब्लिश करेंगे तो इनका आपका काम आएगा ही आएगा, बिना इनके स्टैब्लिशमेंट हुई। आयरन एंड स्टील ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये की इंडस्ट्रीज में आएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। कंज्यूमर बेस्ड साहब जानते हैं क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट बनता है और उसको आप तुरंत कंज्यूम करते हैं। मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। फैन बन गया, टूथपेस्ट बन गया, टूथपेस्ट, ओके, टी, ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हाँ जी, पेंसिल जैसे हो गया आपने। तो ये कुछ ऐसी हैं, बिस्किट, ये कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है कि प्रोडक्ट बना नहीं कि आपने कंज्यूम करना डायरेक्टली उसको स्टार्ट किया, उसका कुछ पर्पज ही नहीं है। यहाँ अलग सिनेरियो है, ये प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्रीज तो हैं, लेकिन यहाँ से जो मटेरियल है प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के जैसे हो जाते हैं। पर यहाँ है कि तुरंत फिनिश प्रोडक्ट आया नहीं कि कंज्यूम करना आपने स्टार्ट कर दिया। तो की रोल के बेसिस पे कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और आपकी एक की इंडस्ट्री है जिसमें आयरन स्टील आएगा। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आप कंजप्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है। पहला हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, थर्ड हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ की रोल। फिर इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये बहुत बड़ा शब्द है साहब, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ऑनरशिप, मालिकाना हक, इसके बेसिस पे 4 इंडस्ट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा आप। पहली इंडस्ट्री जो है इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब विच इज गवर्न्ड बाय, विच इज distributed by, okay, and which is regulated by the government, it is known as public sector. ठीक है, regulated by government, सिंपल आप समझ लीजिए, regulated by गवर्नमेंट, डायरेक्ट जिसमें गवर्नमेंट का हाथ रहता है, सब कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो भी मेजर डिसीजन और पॉलिसी से रिलेटेड, अगर उसमें गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है तो उन इंडस्ट्रीज़ को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, और उनको PSUs भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर
ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर में आती है। और नेचुरली अगर कोई पब्लिक सेक्टर है तो दूसरा आपका नेचुरली आपका आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर। क्या आ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का कैसा? विच इज़ रन एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट और इंडिविजुअल। अगर एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसको चला रहा है, रन बाय एन इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति चला रहा है या बहुत सारे लोग उसको मिलकर के चला रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर्स में आपने देखा है कि जैसे एक टाटा हो गया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, महिंद्रा ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, डाबर इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है। तो जो भी आप इनका नाम ले लें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। थर्ड जो है आपका, अब मैंने पहले पब्लिक पढ़ाया, फिर प्राइवेट हो गया, अब दोनों का अगर हमने मिक्स कर दिया, कुछ पब्लिक और कुछ प्राइवेट, तो दोनों चीज़ें मिल गई तो क्या साफ हो जाएगा? फिर ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा। मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट होगा और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी होगा। तो ये किस में आ जाएगा? आपका ज्वाइंट सेक्टर में। अच्छा, ज्वाइंट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज आपके सामने निखर के आती है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, विच इज़ कुछ शेयर आपके इसमें पब्लिक सेक्टर के हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं। ओके ओके, एंड द लास्ट इंडस्ट्रीज विच इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इट इज़ नोन एज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। साहब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में चीज़ें क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि इसका एक अलग ही तरीका है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वर्कर्स, ठीक है, ये तीनों मिलकर के इस चीज़ को गवर्न करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। और स्पेशली इनके क्लासिफिकेशन में जब आप बात करेंगे तो अमूल इंडिया इंडस्ट्रीज जो आपने सुना होगा गुजरात में है, ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। साथ ही साथ आपने एमएच में सुना होगा कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो एमएच में जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इट इज़ कम्स अंडर द कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, कोऑपरेट मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना। जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर हों, प्रोड्यूसर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, सबका थोड़ा थोड़ा जो शेयर होता है और उसी प्रॉफिट को वो अपने बीच में जो बांट लेते हैं, तो वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। उसमें से सबसे बेहतर आपको अमूल आएगा, और महाराष्ट्र में जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आएगी। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, केरल में जो क्वाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो केरल में जो रन हो रही हैं, वो भी आपकी आएंगी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में। ओके, क्लियर है? लास्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या बात है, लास्ट क्लासिफिकेशन है आज के उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन, राइट, फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ weight ऑफ रॉ मटेरियल, weight ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड बल्क ऑफ रॉ मटेरियल। कितना भारी में और कितना वेट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल है, उसके बेसिस पे अगर आप इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो इंडस्ट्रीज आएंगी। एक तो आएंगी आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़। क्या आएगी? हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ में कैसे क्लासिफाइन करेंगे? अब सिंपल सी बात है, हैवी है तो आप कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ के नाम लेंगे जो हैवी ही रहेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़, ये हैवी इंडस्ट्रीज़ में आएगी। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके रॉ मटेरियल भी लाइट होते हैं और उनके फिनिश प्रोडक्ट भी लाइट होते हैं, तो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इनमें आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओके, जितने भी है, वायरिंग वगैरह, बल्ब वगैरह, तो ये सारी इंडस्ट्रीज में होंगे। ओके, तो ऑल इन ऑल ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्यों किसी कंट्रीज़ के लिए बैकबोन है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर साथ ही साथ चलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ही उनका डेवलपिंग जो स्टेज है, या कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रन हो रही है किसी भी कंट्री में, उस कंट्री का डेवलप्ड सिनेरियो चेक किया जाता है।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, कौन से कारक होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर इतने सारे जो आप आर्टिकल सामान यूज़ करते हैं घर में लेकर के, ऑटोमोबाइल से लेकर के आपका चाय पत्ती हो, पेन हो, कपड़ा हो, टेबल हो, तो ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को पढ़ा। ओके, तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ डील करेंगे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आपको पढ़ाएंगे, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।